पैरों से माजूर हूँ, हाथों से नहीं। हाथ सलामत है मेरे, खुद खा सकता हूँ मैं। खुद अजियती के आलम में बोलता वो अपने लफ्ज़ों से इसे घायल कर गया। इसका लहजा बेतासुर था। महदस के अल्फाज हूर के दिल पे जाकर लगे थे। थोड़ी देर पहले आपको याद नहीं आया कि आपके हाथ सलामत हैं? अपनी खौलन इस पर उंडेलने को होल ने तलखी से कहा। आंखें हनूज भीगी हुई थीं। जा रही हूँ मैं, खा लीजिए खुद ही। सीधी होती वो संजीदगी से बोली, फिर जाने को पलटी। इसके अंदाज ने महदस को आग लगा दी थी। इसने फुर्ती से इसकी कलाई थाम कर इसे अपनी जानिब खींचा। वो पलट कर एक झटके से इस पर झुकी थी। समझती क्या हो तुम खुद को? तुम हो क्या? दूसरे हाथ से इसका मुंह भींचते हुए वो गुस्से से बोला। इसकी गर्म सांसें हूर का चेहरा जला रही थी। बज़ाहिर शेरनी बनी हुई थी, लेकिन महदस की इस हरकत ने उसकी सारी तर्रारी हवा कर दी थी। वो यकटक धड़कते दिल समेत महदस की जानिब देखने लगी। छोड़िए मुझे। अपना चेहरा इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते वो गुर्राई। इसे महदस इब्राहिम के खौफ के साथ साथ इस पर गुस्सा भी आ रहा था, जो अपनी खुद अजियती के बाइस बाकियों को भी अजियत में मुब्तला किए रखता था। नहीं छोड़ूंगा, हिम्मत है तो छुड़वा कर दिखाओ। इसकी कलाई मरोड़ते हुए धीमी आवाज़ में चीखा। इतनी अकड़ किस बात की है? आखिर एक घर से भागी हुई। इसकी बात पूरी होने से पहले ही हूर ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। वो एकदम खामोश हो गया। इसकी वजह इसके नर्म हाथ की लरसती गिरफ्त नहीं थी, वजह इसकी हथेली की नरमी थी। वो बोल सकता था, मगर जाने क्यों बोलने के काबिल नहीं रहा था। ऐसा कुछ मत बोलें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। मैं अपने किरदार पर एक हर्फ बर्दाश्त नहीं करूँगी। कांपती हुई आवाज़ में कहते हुए हूर ने महदस की सुरमई आंखों में देखा, जिनमें आज एक अनोखा ही जज्बा हलकौरे ले रहा था। मुझ में अकड़ है क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। आप ही से सीखिए। आप अपनी अकड़ कम कर लें, मैं अपनी ख़त्म कर लूँगी। संजीदगी से कहते हुए इसने महदस के लबों पर अपना हाथ हटा लिया। सहर टूट गया। वो होश की दुनिया में वापस आया था। तो मुझे पागल कर रही हो? इसकी कलाई झटकता वो परेशान ज़दा सा बोला। आप नॉर्मल पहले भी नहीं हैं। अपनी सुर्ख कलाई सहलाते हुए हूर ने जल्दी से कहा। महदस ने इसे घूरा तो वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते कमरे से बाहर निकल गई। इस बार इसने महदस से इजाज़त नहीं मांगी थी। महदस ने खाली खाली नज़रों से ठंडे हो चुके खाने को देखा, फिर बेखुदी के आलम में अपने लबों को छुआ। वो अब तक इसकी इस जुर्रत पर हैरान था। इसकी भूख ख़त्म हो चुकी थी। हालत अजीब सी हो रही थी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ था। सर, डॉक्टर इब्रार आए हैं, कब तक भेजूं? इसके यस कहने पर मुनीर बोला था। वो बड़ी मुश्किल से अपना सर झटक पाया था। भेज दो। महदस की आवाज़ में थकावट थी। इसकी उंगलियां अपने लबों को छू रही थी, जहां हूर के हाथ का लम्स बाकी था। जोड़कर बदनुमा न कर देना, टूटे रहने में दिलकशी है बहुत। गहरी होती रात की स्याही में बेड पर लिहाफ ओढ़े लेटी थी। उंगलियों से लिपटी तस्बीह पर वो इस्तग़फ़ार का विर्द कर रही थी। यूं ही लेटे लेटे इसने ज़मीन पर जाए नमाज बिछाए बैठी इशरत जहाँ की जानिब देखा, जिनके हाथ दुआ के लिए बुलंद और लब बहुत आहिस्तगी से हिल रहे थे। वो यकटक उनका पुरनूर चेहरा देखती चली गई। उन्होंने दुआ मांगकर हथेलियाँ चेहरे पर फेरी, फिर जा नमाज लपेट कर उठ खड़ी हुई। अपनी तस्बीह लेकर वो भी उसके पास ही बेड पर आ बैठी। सोई नहीं अभी तक? उसके पेशाने पर फूंक मार कर उन्होंने नरमी से पूछा। आपका इंतज़ार कर रही थी, धीरे से कहते हुए वो मुस्कुराई। क्यों, दिन अच्छा नहीं गुजरा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। घूमे फिरे, हमने खूब शॉपिंग की और ज़ुहैब भाई ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा। जोश से बताते हुए इसने अपने सौतेले भाई का जिक्र किया, जो उम्र में किरण से 3 साल बड़ा था। लेकिन इसने कभी किरण और राबी में फ़र्क नहीं किया था। वो मलिक सिराज के साथ एबटाबाद में ही होता था। बहुत कम डेरा इस्माइल ख़ान आया करता था। मगर अब चूँकि किरण की शादी का मौका था, सो वो अपनी गाड़ी में इन्हें शॉपिंग करवाने गाँव से बाहर लेकर गया था। तो फिर उदास क्यों है मेरी धी? इसकी ठोड़ी छोकर उन्होंने लाड से पूछा। उदास नहीं हूँ अम्मा, थोड़ी परेशान हूँ। आज ना एक अजीब बात हुई। उनका हाथ मोहब्बत से थाम कर राबी ने कुछ उलझे हुए लहजे में कहा। वह बाकायदा उठकर बैठ गई। अम्मा, आज मुझे एक औरत मिली थी। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, तुम सिराज की बेटी हो? वो जो समझ रही थी कि कोई रोज़मर्रा की मामूली बात होगी, इसकी बात सुनकर चौंक गई। कौन औरत? यही तो मुझे नहीं पता ना अम्मा, राबी ने अपने हाथ पर हाथ मार कर मुँह बनाते हुए कहा। और क्या पूछा इस औरत ने? इशरत जहाँ ने बेताबी से पूछा। पता नहीं कौन थी। मैंने पूछा भी कि आप कौन हैं, लेकिन कहने लगी, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम सिराज की बेटी हो। मैं तो डर गई अम्मा। वो बार बार बाबा का नाम ले रही थी। मुझे लगा शायद बाबा के मुजालिम की सताई हुई कोई औरत है, इसलिए मैं तो जल्दी से भाग गई वहाँ से।
वो सर्दी के बाइस अपने हाथ आपस में मलती रवानगी से बोलती चली गई। और क्या कहा था उसने? इशरत जहाँ का दिल बैठने लगा। अजीज़ अज़जान भांजी की याद आई थी, उनकी आवाज़ कांपने लगी। और उसने अपनी ठोड़ी पर उंगली रखी। और हाँ, जब मैं इसके पास से जाने लगी तो कहने लगी थोड़ी देर तो सामने रहो, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं सुनी अम्मा। इस औरत का रंग मुझे देखकर लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया था, इसलिए बस मैं नहीं रुकी इसके पास। दिखती कैसी थी? उनकी आवाज़ सरसराती हुई थी, बहुत प्यारी, खूबसूरत। लेकिन सच बताऊं, वो मुझे पागल लग रही थी। शायद इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। आंखें सियाह थी उसकी। हाँ हाँ, और होंठ बारीक थे। राबी को याद आया तो वो बोली। उनकी आंखें भर आईं। और नाक के पास? उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। मस्सा था नाक के पास। राबी ने उनकी बात मुकम्मल कर दी। इशरत जहाँ की बोढ़ी आंखें बहने लगीं। इनके रोने पर वो परेशान हो गई। अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आप जानती हैं इस औरत को? उनके सर पड़ते हाथ थामते हुए वो फिक्रमंदी से बोली। लेकिन वो रोती चली गई। राबी का दिल घबराने लगा। हुआ क्या है अम्मा? देखिए प्लीज़ खामोश हो जाएं, मेरा दिल पहले ही बड़ा ही परेशान है। उनके भीगे गाल साफ करते हुए राबी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, ये तूने क्या किया राबी? ये तूने क्या कर दिया? वो रोते रोते आह भर कर रह गई। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन मानिए, मैंने तो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी। राबी ने उनके रोने का कुछ और ही मतलब निकालते हुए इन्हें अपनी सफाई दी। तेरा बाप जब कहता था ना कि तू बदनसीब है तो मुझे दुख होता था राबी। आज मुझे भी लग रहा है कि तू बदनसीब है राबी। कैसी बेटी है तू, किस मिट्टी से बनी है? इसे झंझोड़ते हुए वो रोते रोते चीखी थी। उनकी बातों पर राबी की आंखें भीगने लगीं। अम्मा, ना के मुझे अम्मा। अरे जो तेरी सगी माँ है तो उसे ना पहचान सकी राबी? कैसा है तेरा दिल? कैसी है तेरी रूह? अपनी माँ की खुशबू ना महसूस हुई तुझे? अरे जिसे तू पागल समझकर छोड़ आई है वो बदनसीब तेरी माँ है राबी, माँ है तेरी। इसे खुद से दूर धकेलती बेदर्दी से बोलनी थी। राबी उनकी बात सुनकर अपनी जगह साकित से रह गई। हैरान दंग निगाहों से उनकी जानिब देखा। सुनो, तुम मलिक सिराज की बेटी हो ना? इसका चेहरा अपने लरसते हाथों के प्याले में भरते हुए बेताबाना पूछ रही थी। आंखों में कैसी कंदीलें रोशन थी। राबी ने बेख्तियार अपने रुखसारों पर हाथ रख लिए। मेरी बात सुनो, थोड़ी देर तो सामने रहो, मुझे तुम्हें देख तो लेने दो। भीगे लहजे में कैसी इल्तजा की थी। राबी का दिल दुखने लगा। ऐसे मत जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता, एक बार मेरे सीने से लग जाओ। वो इसके पीछे लपकती रोते रोते चिल्लाई थी। राबी ने डूबते दिल का दर्द संभालने को अपनी आंखें मींच लीं। अम्मी, इसके लब फड़फड़ाए थे। इसे रोना आया। अम्मा, मुझसे गलती हो गई अम्मा, गलती हो गई। बिलक बिलक कर रोती वो इशरत जहाँ के सीने से लगी थी। ये मुझसे कैसे हो गया? कैसे? क्यों? वो शिद्दत से रो रही थी। इसकी बंद आंखों में वो नर्म खूबसूरत चेहरा घूम रहा था जिसे वो पागल समझकर जान छुड़वाई थी। इशरत जहाँ ने रोती राबी की पीठ सहलाई थी, मगर उनकी अपनी आंखें अश्कबार थीं। ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रह जाती हैं, ज़िंदगी पूरी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वो पूरे इन्हमाक से वाइट बोर्ड की जानिब देखती ज़ोर शोर से लेक्चर देते सर के लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी। जब इसे भारी आवाज़ सुनाई दी, इसने चौंक कर मुड़ते हुए देखा। उनाबी लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजाए वो आंखों में चमक लिए इसी की जानिब देख रहा था। वो आज लेट आई थी, इसलिए आखिरी बेंच पर बैठी थी और वो इसके पीछे चेयर पर विराजमान था। आन ने फ़ौरन गर्दन सीधी कर ली, क्योंकि अगर सर देख लेते तो इसकी शामत पक्की थी। सलाम का जवाब तो दे दो, बहुत धीमी आवाज़ में वो बोला। आप यहाँ क्यों आए हैं? आन ने बहुत हौले से पूछा। तुमसे मिलने, तुम्हें देखने, वो फ़ौरन बोला था, जबकि इसके बलजस्ता जवाब पर आन की आंखें पूरी से ज़्यादा खुली थीं। ये अलग बात थी कि वो अपनी जानिब इसकी पोश्त होने के बावजूद इसकी हैरत को समझता अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब? उसने गड़बड़ा कर पूछा। कोई मुश्किल बात तो नहीं की मैंने, हादी ने जवाब दिया तो इसकी आवाज़ मुस्कुराती हुई थी। आन की पलकें लरज़ उठी। आप जाएं यहाँ से, पहले मेरे सलाम का जवाब दो। बड़े आराम से कह रहा था। या अल्लाह, सामने देखती वो बुड़बुड़ाई। आना, हादी ने इसे पुकारा। आन की जान हवा होने लगी। वालेकुम अस्सलाम, बस अब जाएं। इसकी तरफ पलटती वो तप कर बोली। इसकी हरकतों पर इसकी हालत ख़राब हो रही थी। देखो, सर नौमान की गरजदार आवाज़ पर वो उछली। सर की निगाह मुस्कुराते हुए हादी पर भी पड़ चुकी थी। आन का रंग पल में मुतगैर हुआ था। वो जल्दी से खड़ी हो गई, जैसे हादी को अपनी ओट में छुपाना चाहा था। आगे बैठे स्टूडेंट्स भी अब पलट कर उसकी जानिब देखने लगे थे। सर, एक्चुअली वो अपने कांपते हाथों की उंगलियां मरोड़ती बड़ी मुश्किलों से बोल रही थी।
तभी वो चेयर से खड़ा हुआ था। इसकी पुश्त पर खड़ा वो सर समेत पूरी क्लास को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। इसे वहाँ देखकर सर नोमान ने कुछ हैरत से भौं को जुम्बिश दी। वो हादी सैयद से बखूबी वाकिफ़ थे। सर आन की बेस्ट फ्रेंड राबिया लाइब्रेरी में बेहोश हो चुकी है, मैं इसीलिए इसे बुलाने आया था। चेयर से खड़े होते हुए हादी ने बड़ी संजीदगी से कहा था, जबकि इसके इस सफ़ेद झूठ पर जहां आन ने पूरी घूम कर इसकी जानिब देखा था, वहीं आन से 2 बेंचेस आगे बैठी राबिया ने भी पलट कर फटी फटी आंखों से इसकी तरफ देखा था। उफ, मारा गया। राबिया को क्लास में देखकर हादी ने अपनी ज़ुबान दांतों में दबा ली। राबिया ने जल्दी से हाथ में पकड़ी बुक अपने चेहरे के सामने कर ली थी। सर नोमान ने उसकी बात पर कुछ मशकूक निगाहों से इसे घूरा। वो इनके डिपार्टमेंट का हरदिल अजीज़ सीनियर स्टूडेंट था और हमेशा से लड़कियों से 10 फीट दूर नज़र आया करता था, लेकिन आज राबिया बशारत। सर नोमान ने राबिया को मुखातिब किया। जी सर। बुक के पीछे से राबिया की मरी मरी सी आवाज़ निकली थी। आन हकीकतन रोने वाली हो चुकी थी, जबकि इस सूरत हाल पर पूरी क्लास की दबी दबी सी हंसी निकल रही थी। राबिया तो ये रही, तुम किस राबिया की बात कर रहे हो बरखुरदार? अपनी आंखों पर पहना मोटा सा चश्मा ज़रा सा नीचे करते हुए सर नोमान ने हादी को घूरते हुए पूछा। उनके सवाल पर बड़ी मुश्किलों से मुस्कुराया। तो सर, वो फिर निदा होगी। हाँ, निदा ही होगी। अब मुझे इसकी दोस्तों के नाम तो नहीं पता ना। ज़बरदस्ती मुस्कुराता वो जल्दी से बोला था। राबिया ने अपनी हंसी दबाते हुए चेहरा बुक से बाहर निकाल लिया। मेरी किसी दोस्त का नाम निदा नहीं है। अपने आंसू पीते हुए इस बार आन ने इसे जवाब दिया था। तो फिर रिदा होगी, तुम खुद चलकर देख लो ना। संजीदगी का लबादा ओढ़ते हुए हादी ने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे कहीं नहीं जाना। आन गुस्से से बोली। आप दोनों क्लास से बाहर जाकर लड़ें। गो फास्ट प्लीज़। सर नोमान ने इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया था। यही तो जब से मैं चाह रहा हूँ, चलो ना आना। हादी ढीठपन से बोला था। आन के लिए अपने आंसू रोकना मुहाल हो गया। वो पाँव पटकते क्लास से बाहर चली गई, जबकि हादी भी कंधे उचकाता इसके पीछे बढ़ा। हादी सैयद। सर नोमान की आवाज़ पर हादी के कदम रुके थे। जी सर। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। आज आप नेक्स्ट क्लास के बाद मुझसे स्टाफ रूम में मिलिएगा, सर नोमान ने भरपूर संजीदगी से कहा, लेकिन उनकी आंखों में मुस्कुराहट थी। ओके सर। वो बड़े शरीफाना अंदाज में सर हिलाता कह गया, फिर लंबे लंबे डग भरता क्लास से बाहर निकल आया। इसने आन की तलाश में निगाह यहाँ वहाँ दौड़ाई थी। वो इसे बाईं जानिब कॉरिडोर मुड़ती नज़र आ गई। वो इसके पीछे लपका। आना, इसे पुकारता वो फुर्ती से इसके करीब आया था। इसकी आवाज़ पर कॉरिडोर के इख्तिताम पर हाल रूम में चलती आन पलटी थी। बिना रुके बिना ज़ब्त किए इसका हाथ उठा था, मगर इससे पहले कि वो हादी के गाल पर अपना निशान छोड़ता, हादी ने इसकी कलाई अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, बदतमीज़ इंसान। हादी की जुर्रत पर शदीद मुश्तइल होती रुकी नहीं थी। दूसरे हाथ से इस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो चौकन्ना हो चुका था। बड़ी जल्दी से इसका दूसरा हाथ भी रोका था। आन की सियाह आंखों से आंसू बहते इसके गाल भिगो रहे थे। छोड़ो मुझे जंगली जानवर, वैशी हो तुम। इसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में जकड़ती वो चीखी थी। इसका पूरा वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। मेरी बात सुनो, ये क्या करने वाली थी तुम? मुझ पर हाथ उठा रही थी। इसकी कलाइयों को झटका देता वो दरश्तगी से बोला। इसकी सख्त आवाज़ पर आन की बहती आंखें एक पल को साकित हुई थी। इसने बेयकीन भीगी आंखों से इसका करख चेहरा देखा, से इसकी भरते पलकों को झपकाया था, जैसे इसे हादी का खुद का झड़कना बुरा लगा था। मंजर इस कदर दिल मोह लेने वाला था कि हादी सैयद की निगाह बदलती चली गई। आई एम सॉरी आना, नरमी से कहते हुए हादी ने इसके हाथ छोड़ दिए। मुझे तुम याद आ रही थी। मैसम भी गायब था, तो सोचा कुछ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर लेता हूँ। लेकिन आन के सुर्ख चेहरे से निगाह चुराते हुए हादी ने संजीदगी से बोलते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या टाइम इस तरह स्पेंड किया जाता है? पूरी क्लास के सामने मेरा तमाशा बना दिया, सबकी नज़रों में मुझे, मेरे किरदार को मशकूक कर दिया। उसके सीने पर हथेलियाँ रखकर इसे खुद से दूर धकेलती वो चीखी थी। आना प्लीज़, ये सब बहुत काम है ना यहाँ पर, और मुझे क्या पता था कि वो सदा की गैर हाजिर तुम्हारी दोस्त आज हाजिर होगी। हादी ने इसे सफाई देने की कोशिश की। आन ने हौले से नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये सब आपके लिए ऐसा होगा, ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत ख़ास हो भाई। वो हैरत से खुली आंखों से इसे देखती चली गई। ऐसे मत देखो वरना मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, गैर संजीदगी से कहते हुए वो हौले से हंसा। आन के दिल ने बेख्तियारी में एक बेट मिस की थी। दिल की धड़कनें एकदम बढ़ गई थी। इसने फ़ौरन निगाह झुका ली। बदतमीज़ होने के साथ साथ काफ़ी बेहुदा भी हैं आप, आन ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। इसका लहजा अंदाज गुरेज लिए हुए था। जैसा भी हूँ अब तुम्हारा ही हूँ।
धीमी आवाज़ में बुड़बुड़ाया था। आन ने चौंक कर सर उठाया। आज तो वैसे शौक पर शौक दे रहा था। आई मीन फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड हूँ। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए हादी ने इस बार वाज़े लफ्ज़ों में कहा। हम फ्रेंड्स नहीं हैं। आन ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। कभी हो भी नहीं सकते क्या? हादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, कभी हो भी नहीं सकते। क्यों? वो बज़िद था। क्यों का क्या मतलब है? आपको नहीं पता क्या? दो नामहरम आपस में कभी दोस्त नहीं हो सकते। आन ने चिढ़ कर कहा। वो इसके सामने से हट जाना चाहती थी मगर वो डट कर करीब ही खड़ा था। दो नामहरम आपस में कभी महरम तो हो सकता है ना? हादी ने बड़ी संजीदगी से पूछा था। इसके सवाल पर आन को लगा इसका शिद्दत से धड़कता दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने धुंधली निगाह उठाकर हादी की जानिब देखा। आप यकीनन किसी रोज़ मुझे हार्ट अटैक करवाएंगे। हादी की चमकती शरीर निगाहों में आंखें डालकर कहती वो इस पल अजियत में लग रही थी। बदले में वो हंस दिया। हटिए, इसे अपने सामने से हटाती वहाँ से भागी। हादी पीछे मुस्कुराता रह गया जबकि आन की हालत आज ऐसी ही थी जैसे अपना सब कुछ हार आई हो। हल्की चलती खून खवा के संग इसके सुनहरी बालों की लटें दुपट्टे के हाले से बाहर झांकती महदस की निगाह को बेकरार कर रही थी। हूर की इसकी जानी पुश थी। इसके सुर्ख और सफ़ेद हाथ मिट्टी में लिथड़े हुए थे। माली से ज़्यादा वो खुद माली का काम सर अंजाम दे रही थी। सर से फिसलता दुपट्टा बार बार सर पर ओढ़ती वो अपने काम में मनहमक थी। महदिस चुपचाप खामोश निगाहों से ढलती दोपहर के नारंगी साँव में हूर की जानिब देख रहा था। मंजर देखा भाला सा था मगर इसे समझ नहीं आ रही थी कब, कहाँ, कैसे नज़र ने देखा था। वो लड़की दिन ब दिन इसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही थी मगर वो ढीठ बना खुद से, लेकिन बज़ाहिर इसी से लड़ रहा था। सुनो, व्हील चेयर को इसकी जानिब हरकत देते हुए महदस ने सख्त लहजे में से पुकारा। हूर। इसकी पुकार पर वो इसकी तरफ पलटी। सुनहरी बाल फिर से चेहरे पर आए थे। महदस का दिल शिद्दत से धड़क उठा। आंखों में तहय्युर सिमट आया जबकि इसकी हालत से अनजान वो बाल चेहरे से हटाने के चक्कर में अपना गाल मिट्टी से गंदा कर चुकी थी। तेज़ तेज़ कदम उठाती इसके करीब आई। आप कब आए? इसके सामने रुकते हुए हाँफती हुई हूर ने पूछा। इसका सांस फूला हुआ था, यूँ जैसे वो मीलों का सफ़र पैदल तय करके आई हो। महदस ने अपनी स्याह पलकें उठाईं। वो अपनी कैफियत पर हैरान था। ये काम तुम्हारे करने वाला नहीं है। इसका मिट्टी से भरा हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए महदस ने संजीदगी से कहा। इसकी पेशानी पर नागवार लकीरें उभर आई थी। इसके यूं हाथ थाम लेने पर हूर ने अपने लब भींच लिए जबकि इसकी हालत से बेपरवाह वो अपने दूसरे हाथ से इसका गाल साफ कर रहा था। हूर ने बेचैन होकर नज़रों का रुख बदल लिया। घबराहट में आसपास देखा। माली नज़रें झुकाए अपने काम में मसरूफ़ था। इंतहाई बेशरम इंसान है आप। इसकी गिरफ्त से अपने हाथ निकालने की कोशिश करती नागवारी से बोली। इसकी बात पर महदस ने कुछ हैरत से इसकी तरफ देखा। महज एक पल को इसके लब इतराफ़ में फैले थे। अगले ही पल इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। आइंदा तुम मुझे मुलाजमा वाले काम करती नज़र ना हो वरना अपने रूम से निकाल कर तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर्स में बंद कर दूंगा। इसके हाथ छोड़ते बड़ी संजीदगी से इसे धमकी दे गया। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो ही करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपकी इन बोधी धमकियों से मैं डर जाऊँगी तो यह आपकी खाम ख्याली है। मुँह बसोरती वो ढटाई से बोली। इब्राहिम पैलेस के दरो दीवार तक महदस इब्राहिम से डरते थे मगर मजाल है जो हूर सुल्तान इससे दबक जाती। पहली बार महदस को इसकी बेखौफी भाई थी। वो नर्म निगाहों से इसके फूले फूले गाल देख रहा था। पहली बात तो ये कि मैं धमकी नहीं देता, डायरेक्ट अमल करता हूँ। दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें धमकी नहीं मार्जन दिया है और वजह यह है कि तुम मेरी बीवी हो। इसके बाद भी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हें दी गई बोधी धमकी पर अमल करने में वक्त नहीं लगेगा। हूर की बादामी आंखों में आंखें डालते हुए वो ठहर ठहर कर बड़े आराम से बोल रहा था। महदस का ठहरा हुआ मुस्तहकम लहजा इसे तपा गया। आप खुद को समझते क्या हैं? हूर ने सुलगते हुए पूछा। जाने क्यों आज महदस को इस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। तुम्हारा शौहर, इसने बर्जस्तगी से जवाब दिया। तो फिर मत भूलें कि मैं भी आपकी बीवी हूँ और आप मुझे अब इस कमरे से कभी नहीं निकाल सकते, चाह कर भी नहीं। इसकी व्हील चेयर पर अपनी दोनों हथेलियां जमा कर चबा चबा कर बोलती वह आखिर में से चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराई थी। ज़िद लगा रही हो? महदस ने संजीदगी से पूछा। उसकी सुरमई आंखों में शौक था। आपने मुझे लड़ने के लिए बुलाया था? इसने दूर होते हुए हूर ने कुछ नाराज़गी से पूछा। तुम सुलह करना चाहती हो? महदस का सवाल बेसाख्ता था। हूर ने नर्म निगाहों से इसका संजीदा चेहरा देखा। आप मौका ही कब देते हैं? इसने अपने कंधे उचकाते हुए कुछ लाचारी से कहा, फिर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पलटी।
महदस ने इसकी कलाई थाम ली। इसके अपने हाथ भी मिट्टी से गंदे हो चुके थे। अगर दे दूं तो? महदस की आवाज़ में नरमी थी। तो मैं आपको खुद से सुलह तो क्या, मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। इसकी तरह मोड़ते हुए हूर ने पुर यकीन लहजे में कहा। इसके जवाब पर महदस की आंखों में जलती ज्योत यकदम बुझी थी। धड़कता दिल पल में साकित हुआ था। इसने हूर की कलाई छोड़ दी। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करना चाहता, अपने हाथ झाड़ते हुए इसने बेतासुर लहजे में कहा। इसके जवाब पर हूर मुस्कुरा उठी। इसके दिल में इत्मीनान की एक लहर उतरी थी। तो यानी वो अपनी कोशिश में कामयाब हो रही थी। मोहब्बत चाहने या ना चाहने से कब होती है, नरमी से कहते हुए हूर ने इसकी व्हील चेयर का रुख बदला। मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके हाथ व्हील चेयर की पुश्त से हटाते हुए महदस ने संजीदगी से कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ। हूर ने धीमे लहजे में कहा। महदस का दिल इसके नर्म लब और लहजे पर अजीब से कैफियत में घिरने लगा। मुझे तुम्हारा मोहताज नहीं होना, छोड़ दो, मैं खुद कर सकता हूँ। इस बार इसने कुछ सख्ती से कहा था। हूर ने अपने हाथ पहलू में गिरा लिए। महदस व्हील चेयर को हरकत देता लॉन से अंदरूनी इमारत में आ गया। इसने पलटकर नहीं देखा था क्योंकि हूर के कदमों की चाप इसे बखूबी सुनाई दे रही थी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो इसके पीछे ही कमरे में आ गई। ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूँ, वो बेरुखी से बोला। हूर को खामोश होना पड़ा। वो चुपचाप अपने हाथ धोकर रूम में वापस आ गई। आपने खामखा अपने हाथ गंदे कर लिए, आए मैं धुलवा देती हूँ। वो वॉशरूम से वापस आई तो इसने अपने हाथों को आपस में मसलते देखकर नरमी से बोल पड़ी। महदस ने इसकी जानिब देखा। मुझे यूं ही रहने दो, तुम जाओ, उसने सदमेहरी से कहते हुए अपना सर हाथों में थाम लिया। हूर को इसकी बदलती कैफियत का शिद्दत से एहसास हुआ था। जितना वो इसे जान पाई थी वो हद से ज़्यादा नफासत पसंद था, लेकिन इस वाली से परवाह ही नहीं थी कि इसके हाथ लगने के बाइस इसकी पेशानी और बाल भी मिट्टी से ख़राब हो रहे हैं। हूर 2 कदम चलकर इसके करीब आई और पंजों के बल इसके बिल्कुल सामने बैठ गई। फिर हिम्मत करके अपना लरसता हाथ इसकी पेशानी की तरफ बढ़ाया था। हूर ने एक गहरा सांस लेते इसकी पेशानी के बालों में अपना हाथ चलाया। वो जो आंखें नीचे अपने अंदर उठते तूफानों से नबरत आजमा हो रहा था, अपने बालों में इसकी नर्म उंगलियों की सरसराहट महसूस करते हुए इसने अपनी जलती आंखें खोल दी। हूर बड़ी मुश्किलों से मुस्कुराई। महदस की बदलती रंगत इसका दिल धड़का रही थी। वो आपके बाल गंदे हो रहे हैं, वो अटकते हुए बोली। अपने लब भींचते हुए महदस ने दरश्तगी से इसका हाथ झटक दिया। अपनी औकात में रहो, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बड़े ज़ब्त से बोला था। सुरमई आंखों में दर्द हलकोरे ले रहा था। एहसास से तौहीन के बाइस हूर का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इसने अपनी लरसती पलकों को झपकाया। इतने रूप क्यों बदलते हैं आप? अपनी आंखों में उतरती नमी हलक में उतारने की कोशिश करती वह संजीदगी से बोली। इसका गुलाबी चेहरा महदस इब्राहिम की सुलगती आंखों में ठंडक का एहसास पैदा कर रहा था, और इसी ठंडक के बाइस इसका पूरा वजूद जल रहा था। यहाँ से चली जाओ हूर, मैं फ़िल वक्त तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ख़ुद पर ज़ब्त करके वो बड़ी मुश्किलों से गोया हुआ था। झूठ बोल रहे हैं, नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए इसने दो बदो जवाब दिया। महदस का पारा हाई होने लगा। अपनी खुशफहमियाँ अपने पास रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो बिना लिहाज मुरव्वत रखे इस बार इस पर चीखा। हूर को इससे दूर होना पड़ा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन फिर अपनी मर्ज़ी से वापस आऊँगी, भीगती आंखें मसलते हुए हूर ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। महदस को इसके अंदाज़ पर तकलीफ़ हुई थी। इसे शिद्दत से अपनी ज़्यादती का एहसास हुआ था। वो इस बेकसूर को बिना किसी गुनाह की सज़ा दे रहा था। इस घर में सिर्फ मेरी मर्ज़ी चलती है, इसलिए खुशफहमी भी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम मुझसे मेरी मर्ज़ी के बगैर दूर रह पाओगी। दिल का दर्द संभालते हुए महदस ने इत्मीनान से कहा। हूर के आंसू बढ़ने लगे। आप सच में मोहब्बत के काबिल नहीं है मिस्टर हदीस, रोते हुए कहती कमरे से निकल गई। इसके एक बार फिर ख़ुद को हदीस कहने पर महदस इब्राहिम ने गहरा सांस लेते हुए अपने बालों में उंगलियां फंसा ली। हाँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो नफ़रत की भी काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं इस मोहब्बत की भी काबिल नहीं हूँ जिसमें तुम मुझे गिरफ़्तार करना चाहती हो। हरगिज़ नहीं हूँ। अपने लबों पर ज़ुबान फेरते हुए वो बुड़बुड़ाया था। मैं ख़िज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तुम। दस्तरखान पर लवाजमात चुनते हुए इसने अतराफ़ में एक नज़र दौड़ाई। सलमा चची और किरण दोनों ही वहाँ मौजूद थीं। सलमान चचा भी आ चुके थे। वो सलाद लेने को किचन की तरफ भागी। अम्मा हरी मिर्च तो काट दें, खीरे का कतला मुँह में डालते हुए वो जल्दी से बोली थी। इसकी बात पर बारीक बारीक कटी प्याज पर लीमू निचोड़ती इशरत जहाँ मुस्कुराई। मैं तो काट दूँगी, तुझसे खाई जाएगी। उन्होंने इसे छेड़ा। जानती थी कि ज़्यादा तेज़ मिर्च से इसका मुँह जलता है।
और हरी मिर्चों से तो वो 100 कोस दूर भागती थी। कोशिश करने में क्या हर्ज है। वैसे भी अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अब जलन बर्दाश्त करने की आदत हो जानी चाहिए। खीरे की प्लेट हाथ में लेते हुए इसने एक और कतला मुँह में डाला था। इशरत जहाँ अब इसकी फरमाइश पर बारीक बारीक हरी मिर्चें काट रही थीं। राबी ने फिर से खीरे की तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने इसके हाथ पे धप लगाई। इसने मुंह बसोरा, कितनी बार कहा है पहली प्लेट में हाथ ना मारा कर, खाने से बरकत उठ जाती है। इसे घूरते उन्होंने इसे टोका था। वो खिसियानी सी हंसी हंस दी। अच्छा ना, और लाएं बस, और मत काटें। उनके सामने से प्याज़ों वाली प्लेट उठाते हुए इसने इनका ध्यान बटाने को कहा। छुरी एक तरफ रख कर इशरत जहाँ हाथ धोने लगी तो वो सलाद की प्लेट्स हाथ में लिए अंदर बरामदे में आ गई। इतनी देर लगती है सलाद बनाने में, हद है भाई तुम पर। मजा ले जो तुम कोई काम वक्त पर कर लो, अल्लाह जाने आगे जाकर तुम्हारा क्या बनेगा। खीरे के कतले मुंह में रखते हुए किरण ने नाक चढ़ा कर कहा। इसकी बात राबी को तीर की तरह लगी थी। फिल वक्त तो अगले घर तुम जा रही हो किरण। वहाँ यूँ दस्तरखान पर बैठकर सलाद के प्लेट का इंतज़ार करने से काम नहीं चलेगा, वहाँ तुम्हें ख़ुद सब कुछ करना पड़ेगा। अभी तुम बस अपनी फ़िक्र करो। सुलेमान चचा के गिलास में पानी उंडेलते हुए राबी ने कुछ जिताते लहजे में कहा। किरण की आंखों में हकारत उभरने लगी। हाँ, मेरे घर में तो मुलाजमों की एक फ़ौज हर काम करने के लिए तैयार रहेगी। ये चूल्हा चौकी तो तुम्हारी ज़िंदगी भर का रोना रहेगा। अपने मुफ्त के मशवरे अपने पास ही रखो। लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट सजाते हुए किरण ने गरूर से कहा। राबी लब भींचती अपनी प्लेट पर सर झुका गई। इतने में इशरत जहाँ भी वहीं चली आईं। किरण की आखिरी बात सुन चुकी थी। किरण पुत्र, तो क्यों इस निमानी को जिच करती है? वैसे भी अब तो इस घर में चंद दिन की मेहमान है। आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करो ताकि बाद में तुम दोनों एक दूसरे को याद करो। राबी के साथ बैठते हुए उन्होंने किरण को अपने अज़ली नर्म लहजे में समझाने की कोशिश की थी। खाना खाती किरण के हाथ उनकी नसीहत पर रुक चुके थे। अम्मा आप भी ना बस मुझे ही समझाया करें, इसकी ड्रामेबाजियाँ आपको नज़र नहीं आती? यह हर काम सुस्ती से करती है, और अगर मैंने इसे ज़रा सा समझा दिया तो ये उल्टा मुझसे बदतमीज़ी करने लगी। लेकिन आपको तो मेरी ही ज़ुबान नज़र आती है, इसे आप कभी मना नहीं करती। हाथ में पकड़ा निवाला हाथ पाट में पटकते हुए कदरे नर्म मगर खफा खफा से लहजे में बोली थी। इसे यूँ खाना छोड़ते देखकर इशरत जहाँ बौखला गई। पुत्र, सलाद तो मैं बना रही थी, आज मुझसे ही देर हो गई, इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं। उन्होंने राबी की तरफ से सफाई देने की कोशिश की। अम्मा बस करें ना, क्यों घर का माहौल ख़राब कर रही हैं? एक खाने के वक्त मैं घर पर होता हूँ, इस पर भी आपकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती। माथे पर तेवरियाँ चढ़ाए बेजारी से बोलते ये सुलेमान चचा थे। चची खामोश तमाशाई बनी रग़बत से खाना खा रही थी। अच्छा पुत्र, मैं नहीं बोलती अब, तो बस खाना खा। और किरण मेरी धी, तू भी नाराज़ ना हो, आइंदा तुझसे बदतमीज़ी नहीं करेगी। बात ख़त्म करने को इशरत जहाँ हमेशा की तरह झुक गई थी और उनकी तज़लील बर्दाश्त करती राबी के हलक में निवाला अटक सा गया। आंखों में हमेशा की तरह समंदर सिमट आया था। वो इस पल वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर फिर इशरत जहाँ का ख्याल करके वो निवाले जहर मार करती रही। ये अलग बात थी कि कभी मिर्चें ना खाने वाली बड़ी रग़बत से हरी मिर्चें निगल रही थी। इसकी आंखें पल में सुर्ख हुई थीं, मगर वहाँ इशरत जहाँ के अलावा परवाह किसको थी। फ़ोन की घंटी पर इसके कान खड़े हुए थे। मैं सुनकर आती हूँ। बिना किसी को उठने का मौका दिए वो जल्दी से उठी थी। इसे तो वैसे भी वहाँ से जाने का मौका दरकार था। सर पर दुपट्टा जमाते हुए अपने और इशरत जहाँ के मुश्तरका कमरे में आ गई। टेलीफोन शोर मचा रहा था। गालों पर लुढ़क का आंसू साफ करते हुए राबी ने फ़ोन क्रेडल से उठाकर कान से लगाया और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। राबी, मैं हुमैरी बात कर रही हूँ। राबी को चौंकने पर मजबूर कर दिया इसकी आवाज़ ने। उदासी के बावजूद इसके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मैरी, तुम कैसी हो? तुम कहाँ चली गई हो? एग्ज़ाम्स में भी तुम नहीं मिली, और मैंने निमरा से पूछा था तुम्हारा, वो कह रही थी कि तुम लाहौर वापस चली गई हो। क्या वाकई अब तुम यहाँ नहीं आओगी क्या? वो एक ही सांस में सवालात पूछती चली गई। दूसरी जानिब हुमैरी के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। निमरा ने तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया। मुझे इमरजेंसी में लाहौर आना पड़ा, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और राबी, शायद अब मैं कभी वापस ना आ सकूं। मैरी की गमगीन आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से उभर रही थी। राबी की उदासी में इजाफा हो गया। लेकिन क्यों? यहाँ तुम्हारी नानो भी तो हैं। बेड पर टांगे लटका कर बैठते हुए राबी धीमी आवाज़ में बोली। राबी, उन्होंने मुझे इस्लाम की तरफ राग़िब होते महसूस कर लिया था, इसीलिए मुझे गुनाहगार कहकर घर से निकाल दिया।
मम्मी ने बड़ी मुश्किलों से कबूल किया है। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आइंदा इस्लाम को जानने की कोशिश भी नहीं करूँगी। हुमैरी की धीमी आवाज़ में आंसुओं की आमेज़िश थी। राबी का दिल दुख से भर गया। इसे वक्ती तौर पर समझ न आई कि इसे क्या तसल्ली दे। मैरी तुम प्लीज़ रो मत, और तुम्हें आंटी से ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि वो वक्त के साथ मान जाए। तुम्हें नहीं पता राबी, वो बहुत सख्त हैं। मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, और मुझे लगता है कि मैं मम्मी से किया वादा नहीं निभा पाऊँगी। वो जब काम करने के लिए जाती हैं तो अलमारी के आखिरी खाने में रखी किताबें मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। वो रो पड़ी थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हो रही हूँ, लेकिन खुशी कितनी है मैं बता नहीं सकती। शायद अल्लाह भी यही चाहता है तुम इसकी जानिब कदम बढ़ाओ। अगर ऐसा है फिर अल्लाह मेरी मदद क्यों नहीं करता राबी? मैं ख़ुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। मेरे पास इस घर के सिवा और कोई जाए पनाह नहीं, और इस्लाम कबूल करने की सूरत में मुझसे पनाह भी छिन जाएगी। हुमैरी की भीगी आवाज़ राबी को मज़ीद बेचैन कर गई थी। जब अल्लाह को मान रही हो तो पूरे यकीन से मानो, और जान लो कि जिसकी पनाहगाह अल्लाह हो उसके लिए दुनियावी सहारे बेमायनी हो जाते हैं। तुम अल्लाह पर यकीन रखो, वो ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। राबी, राबी। असीद की पुकार पर वो सीधी हुई थी। पलट कर दरवाजे की तरफ देखा, वो इसी की जानिब आ रहा था। मैं तुमसे फिर बात करूँगी मैरी, तुम प्लीज़ अब रोना मत। संजीदगी से कहकर इसने हुमैरी के गुड बाय कह देने पर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया था। किससे बात कर रही थी? इसके सामने रुकते हुए असीद ने कुछ खोजने वाले अंदाज में पूछा। इसके हाथ में एक शर्ट थी। आपको क्यों बताऊं? इसकी साइड से गुजरते हुए राबी ने लठ मार अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि मैं कज़न हूं तुम्हारा। बेड पर बैठते हुए इसने आराम से कहा। स्त्री स्टैंड से कपड़े समेटती राबी इसकी जानिब पलटी। तो बाप तो नहीं है ना? इसने नाक चढ़ाते हुए तलखी से कहा। अस्तगफिरुल्लाह, वो तो मैं कभी हो भी नहीं सकता। मुंह में च्युइंगम चबाते असीद ने संजीदगी से कहा। तो फिर इस सवाल का मकसद? राबी ने भवें उचका कर पूछा। एमी तजस्सुस हो रहा था। आंख दबाकर बोलता कदरे मासूम लगा था। राबी के दिल ने इसकी आंख की बेबाकी पर दिल ने एक बीट मिस की थी। मैं आपका तजस्सुस दूर करने में दिलचस्पी नहीं रखती। हाथ में पकड़े कपड़े अलमारी में रखते हुए इसने इत्मीनान से कहा। यानी तुम चाहती हो कि तुम्हारे मुतालिक मेरा तजस्सुस बढ़ता ही जाए? बेड से उतरकर इसकी जानिब आते हुए असीद ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि इसे करीब आता देखकर राबी का रंग उड़ा था। फासला कायम रखकर बात किया करें। राबी ने हिम्मत करके दुरुस्तगी से कहा तो वो अपने कदम रोक गया था। एक तो तुम डरती बहुत हो। बगौर इसकी जानिब देखता बोला। दुपट्टे के हाले में लिपटा इसका सबीह चेहरा एक अलग ही कशिश लिए हुए था। फजूल बातें मत करें, काम बताएं, क्यों आए हैं यहाँ? राबी का इशारा इसके राबी के कमरे में मौजूदगी की तरफ था। इसकी बेजारी पर जी भरकर बदमज़ा हुआ। उसकी बेतासुर निगाहें डाइनिंग टेबल पर तनदही से हाथ चलाते मुलाजमीन पर थीं। वो बड़े सलीके से रात के खाने के लवाजमात चुन रहे थे। सैयद नूर आलम साहब अपनी मखसूस नशिस्त पर बराजमान बड़ी रग़बत से खाना खा रहे थे, जबकि महदस खुद पर जब्त करता बेजारी से इसे अपने आगे रखी प्लेट में फ़ोर्क चला रहा था। क्या बात है, शुरू क्यों नहीं कर रहे? अपना हाथ रोक कर नूर आलम साहब ने संजीदगी से पूछा। महदस ने चौंक कर उनकी जानिब देखा, फिर हौले से नफ़ी में गर्दन हिलाता खाना खाने लगा। एक एक निवाला इसके हलक में अटक रहा था, और वजह उस वजह की बाइस वो जी भरकर बेजार हो रहा था। कल शाम के बाद से वो दोबारा इसे नज़र नहीं आई थी। कल रात भी डिनर टाइम वो डाइनिंग टेबल पर नहीं आई। कमरे में जाकर भी लाशऊरी तौर पर इसे हूर का इंतज़ार रहा था, लेकिन वो ऑफिस का काम करके सोने लेट गया, मगर वो नहीं आई। बहाना भी ऐसा मजबूत था कि वो खोलता रह गया था। इसे स्टडी से बुलवा भी नहीं पाया, जहाँ वो बकौल नूर आलम साहब के इन्हें बुक्स रीड करके सुना रही थी। रात के जाने किस पहर जाकर उसकी आंख लगी, और सुबह 7 बजे के करीब खुली थी। बेड की शिकन आलू चादर ने बता दिया कि वो कमरे में सोने के लिए आई थी। वो गुस्से में नाश्ते के बगैर यूं ही ऑफिस भी चला गया था, और अब फिर वो गायब थी। जाने किस कोने में छुप कर बैठी हुई थी। महदस के पूरे वजूद में इस पल अजीब सी बेचैनी सरायत कर रही थी। ठीक से क्यों नहीं खा रहे तुम? उन्होंने नरमी से पूछा, और महदस की तो जैसे बस हो गई थी। इसने चम्मच प्लेट में पटक दिया। इसके रद्द अमल पर हैरान हुए थे। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अंगारों पर लौटता वो लहजे में दुरुस्तगी समोए बोला। इसकी सुरमई आंखें इस पल जब्त की शिद्दत से जल रही थी। सैयद नूर आलम साहब इसकी बात का मतलब समझ गए थे, अनजान बने। और क्या बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ? पानी का गिलास भरते हुए वो संजीदगी से बोले।
आंख से वहाँ हाथ बांधे खड़े मुलाजमीन को वहाँ से जाने का इशारा किया था। वो फ़ौरन गायब हुए थे। बुरा नहीं, बदतरीन किया है। इस लड़की को मेरे सर पे मुसल्लत करके मेरे दिन रात अजाब बना दिया आपने। अपने बालों में हाथ चलाते हुए मेहदस ने हारे हुए अंदाज में कहा। लहजे में टूटे हुए कांच किसी चुभन थी। तो क्या चाहते हो? नूर आलम साहब ने नर्म लहजे में पूछा। इस अजाब से छुटकारा चाहता हूँ। अजाब से या हूर से? नूर आलम साहब ने बात को बढ़ाया। उनका लहजा मुस्काता हुआ था। आप बखूबी जानते हैं। मेहदस ने बलजस्ता जवाब देते हुए बात समेटी थी। रह पाओगे? उन्होंने जैसे से चैलेंज किया था। इसने सुलगती नज़रें उठाकर उनकी जानिब देखा और यहाँ मेहदस ने ख़ुद को बेबस महसूस किया था। हूर की भीगी बादामी आंखें इसके दिल की दुनिया तहोबाला कर चुकी थीं। वो कैसे हाँ कह देता? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। शदीद खफगी से बोलता अपनी व्हील चेयर का रुख मोड़ गया। वक्त तुम्हें बता देगा कि मैंने तुम्हारे साथ किस कदर अच्छा किया है, संजीदगी से कहकर वो पानी पीने लगे। मेहदस शाह की नज़रों से इनके चेहरे का इत्मीनान देख रहा था। एक राज की बात बताऊं? कहते हुए वो ज़रा सा मुस्कुराए। मेहदस की आंखों में सुरखाई सी उतरने लगी। हूर ही तुम्हारी मंजिल है, वो नरमी से बोले थे। बूढ़ी आंखों में चमक थी। एक जुमले में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, लेकिन वो लब भींचता वहाँ से पलट गया। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद किया था। खाली कमरे ने एक बार फिर इसे मुँह चढ़ाया था। वो एक बार फिर पागल हुआ था। इसके मोबाइल पर फॉरेन डीलर की कॉल आने लगी। मेहदस ने एक नज़र मोबाइल की जगमग जगमग करती स्क्रीन को देखा, फिर मोबाइल ऑफ करके बेड पर उछाल दिया। डैम इट, वो लब भींच कर रह गया। काफ़ी देर बाद वो व्हील चेयर की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठा रहा। जाने कितना वक्त बीत गया। इतने रूप क्यों बदलते हैं आप? मुतरन्नम भीगी आवाज़, चुपता हुआ सवाल। मेहदस ने थक कर अपनी आंखें खोल दी। इस पर कुछ भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। जावर, जावर, वो चिल्लाया था। आप सच में मोहब्बत के काबिल नहीं है मिस्टर हदीस। वो कहीं आसपास ही चीखी थी। मेहदस ने सर झटकते दरवाजे में खड़े जावर की तरफ देखा। वो इसके बुलाने पर अंदर आ गया। तुम्हारी मैडम कहाँ है? वो चाहकर भी अपने लहजे की बेचैनी नहीं छुपा पाया था। सर वो तो अपने पहले वाले रूम में है। डिनर किया है उसने? बेख्तियार इसकी फ़िक्र कर रहा था। जी सर, बड़े सर ने खुद इनको डिनर करवाया है। उनकी तबीयत ख़राब है शायद। जावर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। मेहदस ने एक गहरा सांस खारिज किया। हौले से इस बात में सर हिलाते हुए इसने व्हील चेयर बेड के करीब की। जावर ने आगे बढ़कर इसके शूज़ उतारे थे। तकरीबन 20 मिनट बाद वो रफ हुलिये में था। इसे बेड पर बैठने में मदद करके वो कमरे से चला गया। मेहदस ने एक थकी हुई निगाह बेड की दूसरी साइड पर डाली, फिर साइड टेबल की ड्रा खंगालने लगा। इसका हाल ऐसा था जैसे अगर मज़ीद कुछ देर होश में रहा तो सब कुछ तलपट कर देगा। स्लीपिंग पिल्स मुंह में रखकर इसने पानी का गिलास हलक में उंडेला था। अंदर उठते तूफानों से नबरा दाजवां होता वो लेट गया। आज उसका दिल बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। इसके हाथ कोई सिरा नहीं आ रहा था कि वो क्यों हूर के लिए इस कदर बेबस हो रहा है। लेकिन इतना तो तय था कि वो हार रहा था। ज़िंदगी गुजरे 4 सालों में किस कदर अजियतनाक रही थी, इसका अंदाज़ा शायद वो लगा तो सकता था, मगर अपनी तकलीफ़ को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। और शायद इसी वजह से वो ज़हनी तौर पर मफलूज होता जा रहा था। मेहदस ने तड़पते सिसकते दिल की दुहाइयों पर जबर करते हुए आंखें मूंद लीं। 2 आंसू बहुत आहिस्तगी से इसकी बंद आंखों से टूटकर कनपटियों में जज्ब हुए थे। आज फिर इसे वही ख्वाब नज़र आया था। इसके सुनहरी बाल हवा के संग उड़ रहे थे और वो बेतहाशा खिलखिला रही थी। मेहदस इसकी हंसी में खोने लगा। इसका चेहरा देखने को इसने निगाह उठाई थी, लेकिन उसकी नज़र इस अप्सरा की धुंधली गर्दन पर पड़ी थी। शारक से ज़रा नीचे कुछ था, कोई धुंधला सा निशान। मेहदस ने इसे छूना चाहा, तभी इसकी आँख खुल गई। बेख्तियार इसने आँख खुल जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। इसने बेयकीन निगाहों से अपने कमरे की छत को देखा। इसके होंठ और गला खुश्क हो रहे थे। गहरे सांस, बेतरतीब धड़कनें। मेहदस ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। हमेशा की तरह आज फिर इसके पेशानी पर पसीने के कतरे थे। या अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। इस ख्वाब से जागने पर बेसाख्ता अपने रब का शुक्र गुजार हुआ था, लेकिन जहन अभी तक भटका हुआ था। इसकी कच्ची नींद के खुमार से सुर्ख होती आँखों में आज फिर नमी सी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आज इसके ख्वाब में आई है। पूरे 4 साल के बाद मेहदस ने इसे देखा था। आंखें मसलते हुए इसने अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश की थी। फिर हथेलियां मैट्रेस पर टिकाकर वो ज़रा सा उठकर बैठा। नज़र सीधी जायनमाज बिछाकर दुआ मांगती हूर पर पड़ी थी। वो यकीनन नमाज तहज्जुद अदा कर रही थी। मेहदस को बेख्तियार हवा के संग उड़ते सुनहरे बाल याद आए।
اس کے سینے میں تیزی سے دھڑکتا دل شدت سے پھڑپھڑانے لگا۔ سراہی دار گردن پر نشان، وہ نشان جو خواب میں واضح نہیں تھا، اس سے پہلے بھی تو کہیں ویسا نشان وہ دیکھ چکا تھا۔ خواب میں اسے یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن اب دعا مانگتی حور کو دیکھ کر اسے کچھ یاد آ گیا تھا کہ اس نے وہ نشان کہاں دیکھا تھا۔ مہدس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اس پل رب کے حضور بیٹھی اس لڑکی سے خوف محسوس ہوا تھا جسے رب نے آج اس کے خواب میں مسیحا بنا کر بھیجا تھا۔ مہدس کے لیے سب کچھ ناقابل یقین سا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ رہا تھا جو اس پل دوپٹے کے حالے میں لپٹا پر نور لگ رہا تھا۔ اسے یاد آیا پہلی بار جب وہ اس کے کمرے میں آئی تھی تب اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اور اس کے بعد آج تک اس نے اس کے سر کو ڈھکے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ بہت یاد کرنے پر اسے یاد آ رہا تھا کہ کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی جب وہ گہری سانسیں لے رہی تھی تو اس کی گردن پر پھسلتے قطرے، مزید آگے وہ سوچ نہیں پایا تھا۔ اس کی شہرک سے نیچے کچھ تھا۔ مہدس کو لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔ دل کے شور نے اس کے حواس اس سے چھین لیے تھے۔ بے یقینی تھی۔ وہ اس پر بھول گیا کہ وہ محتاج ہے، سہاروں کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس نے اپنی بہت آہستگی سے لرزتی ٹانگوں کو حرکت دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوشش اس نے اس قدر تیز رفتاری سے کی کہ وہ منہ کے بل کمرے کے فرش پر گرا تھا، اور اگر وہ بر وقت زمین پر کوہنیل نہ لگاتا شاید اس کا منہ ٹوٹ جاتا۔ دھڑام کی آواز پر آنکھیں بند کیے دعا مانگتی حور کا انہماک ٹوٹا تھا۔ اسے فرش پر بے بس سا گرا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی جانب لپکی۔ مہدس آپ یہ کیسے؟ اسے سیدھا کرتے ہوئے وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ آنکھوں کی نمی اس کی بکھری حالت پر بڑھ گئی تھی، جس کے بھورے سلکی بال اس کی سرمئی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ آنکھوں کے سرخ ڈورے آنسوؤں کی نمی لیے ہوئے تھے۔ وہ دیوانہ وار اس کا ایک ایک نقش دیکھ رہا تھا۔ حور نے روتے ہوئے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے۔ اس کے لمس پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ مہدس نے بے تابی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حور بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے بلا لیا؟ اس کے الفاظ مہدس کے ہاتھ کی حرکت پر منہ میں ہی رہ گئے تھے جو بے تابی سے اس کا دوپٹہ کھول رہا تھا۔